Assalamu alaikum, people. How are you doing? This is Abu Bakr Dilawar. I welcome you all. हम दिलचस्प फाउंडर्स को लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो, और ताकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो यूथ है, उनसे सीखकर हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। और आप लोगों ने आजकल सुना तो होगा कि पाकिस्तान के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री का बड़ा बूम आ रहा है आजकल। जैसे कि हम लोगों ने अपने कुछ दिन पहले नार्सन स्टूडियोज के सीएमओ उमर मिर्जा को बुलाया। उन्होंने भी बताया कि पाकिस्तान में गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर काफी अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, जब हम पाकिस्तान में गेमिंग इंडस्ट्री की बात तो हमेशा हमारे जहन में इन्वो जोन्स और इन्वो गेम्स का बड़ा नाम आता है कि दे आर डूइंग रियली ग्रेट वर्क। और जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री से फेमिलियर लोग हैं, उन लोगों को तो खास तौर पर इन्वो जोन की लेटेस्ट जो ग्रोइंग है, ग्रोथ है, उनका से अंदाजा हो गया होगा कि दे आर डूइंग अ बिग गेम। तो आज हम लोगों ने उसी गेम को जानने के लिए उनके फाउंडर को, उनके सीईओ को स्पेशली हमारे साथ यहाँ शो पर बुलाया है, ताकि वो हमसे शेयर कर सके कि आखिर इन्वो जोन की कहानी क्या है और उनकी कहानी क्या है। प्लीज वेलकम मिस्टर फुरकान। सो वेरी मच। आई एम डूइंग ग्रेट। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों तक जो है वो अचीवर्स की, गो गेटर्स की कहानियाँ शेयर करते हैं और एक मोटिवेशन स्प्रेड कर रहे हैं। या सो बेसिकली सर, आज आप, वैसे आप तो हमारे साथ वर्चुअली हैं, वैसे आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और स्पेशली फैसलाबाद में की ऑडियंस से एंगेज करते हुए कैसा फील हो? वर्चुअली फैसलाबाद की ऑडियंस से इंगेज करते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अपने घर के लोगों के साथ ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लोअर पंजाब से, हासिलपुर से हूँ। मैं अपनी स्टोरी में क्विकली उसको मेंशन भी करूँगा। सो आई आई नो ऑल द चैलेंजेस, प्रॉब्लम, सिचुएशंस, द ग्राउंड्स जिन पे हमें ज़िंदगी बसर करनी होती है लोअर पंजाब में। और द फैसिलिटीज़ का लेवल क्या है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी क्या है, नॉलेज स्प्रेड करने के लिए हमारे पास कितने कुछ चैनल्स अवेलेबल हैं, वगैरह वगैरह। सो रिसेंट इंटरनेट और यूट्यूब ने और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी, लेकिन मैं उस ज़माने में मैंने टाइम स्पेंड किया हुआ है जहाँ पे ई लाइब्रेरीज़ का या इंटरनेट का उस तरह से कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था और एक्सेस भी नहीं थी। 3G 4G नहीं था पाकिस्तान के अंदर उस वक्त। तो आई कैन कम्प्लीटली रिलेट माई पास्ट एंड माई स्टोरी विद द पीपल ऑफ फैसलाबाद। तो मेरी कहानी कुछ मुख्तलिफ नहीं है बाकी सब लोगों से। सही सही। अच्छा, आप बता सकते हैं कि आखिर इन्वो जोन्स के पीछे आपका क्या परसेप्शन था और इन्वो जोन की कहानी कैसी है और आपने वो कैसे स्टार्ट किया? इन्वोजोन की कहानी, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्टार्ट। मैं कोई 8वीं क्लास में था, तो 2003-4 की बात है। और मैं बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी बच्चों की तरह पढ़ना और लिखना मुझे इतना कुछ पसंद नहीं था। ठीक है। और हमारा क्योंकि एनुअल सिस्टम होता है तो हम पूरा साल यशी करते हैं, और साल के आखिर में जाके, स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ और कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कि हम साल के आखिर में जाके 2-3 महीनों में हम समझते हैं कि हम सारी चीज़ें याद कर लेंगे और हम अच्छे नंबर्स लेके पास हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों का जो है वो ड्रीम सिर्फ पास होना ही होता है। ठीक है। उनके लिए अचीवमेंट या अचीवर बनना गोल नहीं होता। एनीवेज, आई वाज अमंग पीपल, और मेरी जो मदर हैं उनको अंदाजा हो गया था कि ये बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, इसने अब बिल्कुल बस अय्याशी करनी है, लफंटर हो गया है। मतलब लफंटर का जी। वर्ड इज वेरी रेलेवेंट, क्योंकि हम ये सुने हैं, हमारी हमारी मदर्स ये वर्ड बड़ा अक्सर यूज करती हैं हमारे लिए। तो तो मदर ने रियलाइज कर लिया, तो उन्होंने कहा कि जी यू हैव टू डू समथिंग। अच्छा, सेवन्थ क्लास के एग्जाम खत्म हो गए और आगे छुट्टियां आ रही थी 3 महीने की। उनको पता था कि इसने 3 महीने बिल्कुल ज़ाया करने हैं और बहुत तंग करना है, और मोहल्ले के बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े, ये वो, जो एवरीथिंग हमारे जो टीन एजर्स हैं जो कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आपने जाना है, जॉब ढूंढनी है, और आपने कल से कुछ कमाना है, करनी है, काम वाम करना है, वरना आपको इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और आपको खाना पीना भी नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो मैं, इट्स अ मोटिवेशन फॉर ऑल मदर्स के उन लोग, हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी सक्सेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे आके कि पुश आउट करना अपने बच्चों को इतनी अर्ली एज में, व्हेन दे आर 7 8 क्लास के स्टूडेंट्स, इज़ वेरी डिफिकल्ट। और हम बहुत ज़्यादा उनको
काइंड ऑफ पैम्पर करके रखते हैं, कंसोलिडेट करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं कि यार इनको कुछ हो ना जाए वगैरह वगैरह। बट माई मदर सेड कि जी आपने कल से 7वीं क्लास का बच्चा, 13 साल की एज होती है, और मैं अब मुझे पुश कर रही हैं जाएं आप बाहर और कुछ जॉब वगैरह करें, कोई काम वगैरह करें। सो मैंने पहले दिन तो इतना सीरियस नहीं लिया, मैंने कहा ऐसे ही हैं, अम्मी कह रही हैं, बिला वजह कुछ भी नहीं हो सकता। और रात को बाकी उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया। सो आई हैड टू स्लीप हंग्री। और नेक्स्ट डे मुझे पता चल गया कि नहीं ये वाकई सीरियस है कुछ। और जब आप बाजार जाते हैं तो आपको बहुत सारी शॉप्स पे लिखा हुआ नजर आता है कि काम करने के लिए लड़के की ज़रूरत है, मेडिकल स्टोर पे, बुक शॉप्स पे वगैरह वगैरह। तो मैंने जाके उनसे बात करना शुरू कर दी। तो मुझे एक शॉपकीपर ने रख लिया, बुक 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 शॉप ने रख लिया न्यूज़पेपर सेपरेट करने के लिए, न्यूज़पेपर फेंकने के लिए। आपको पता है कि अभी अगर हम आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं तो न्यूज़पेपर का ज़माना बहुत ज़्यादा हाइप पे था, और लोग, इंटरनेट नहीं था उस तरह से जैसे मैंने पहले बात की, तो न्यूज़पेपर से ही खबरें तो बस अपने अपने पर फेंकना है। कोई 10-15 जो है ना वो 10 10 बजे तक सुबह मैं फ्री हो जाता था, तो 300-400 लोगों के घर न्यूज़पेपर फेंकने वगैरह वगैरह। दिस इज माय स्टार्ट ऑफ द जर्नी। और जब मेरा एक पूरा एक महीना गुजर गया, और मेरा महीना गुजरने के बाद मुझे 1500 रुपये मुझे मिले पूरे महीने की उजरत। तो मैंने 1500 रुपये और अपनी एफर्ट को जब इवेल्युएट किया दोनों चीज़ों को, तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। ओके। ठीक है। सो मतलब मुझे ये अंदाजा हो गया, मुझे ये समझ आ गई कि मैं अगर नहीं अपनी लाइफ में कुछ करूंगा, तो मैंने या तो न्यूज़पेपर फेंकना है या इसी तरह की कोई जॉब ऑफ कोर्स कर रहा हूँ, एंड उसका मुझे जो रिटर्न है, फाइनेंशियल रिटर्न है, दैट इज नॉट इनफ टू अचीव ऑल दोज गोल्स जो जिंदगी में मैंने अचीव किया। मैं वो सारी लग्जरी, क्योंकि बचपन में तो पता ही नहीं है ना लग्जरी कहाँ से आनी है, कैसे आनी है, पैसा कितना लगता है और वो पैसा कमाया कैसे जाता है, नहीं पता होता। लेकिन आप ड्रीम जरूर करते हैं कि मेरे पास गाड़ी होगी, घर होगा, ये होगा, वो होगा वगैरह वगैरह। तो ऑल दोज ड्रीम्स वो नहीं पूरे हो सकते हैं इस अर्निंग से, जो कि आप जो है वो इस तरह की जॉब अगर आप करते हैं। तो दैट वाज अ टर्निंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ, एंड आई सल्यूट टू ऑल दोज मदर्स जो अपने बच्चों को पुश आउट करती हैं इस तरह से। और वो बिकॉज वी ऑल्सो गोइंग टू बिकम पेरेंट एट सम पॉइंट इन टाइम इन आवर लाइफ। तो हमें इसको एज अ की टेक अवे लेकर जाना चाहिए कि वी ऑल्सो नीड टू पुश आउट आर चिल्ड्रन। जैसे अपने मसले से गिरा देते हैं, हम रियलिटी है, कितनी रियलिटी है, बट वो भी अपने अपने बच्चों को पुश आउट करते हैं ताकि वो घोंसले से निकलें और उड़ना सीखें। ठीक है, अपना हौसला हाइट पे होता है और वहीं से उड़ना सीखना है उन्होंने। तो परिंदों को तो बहुत ज्यादा डर लगना चाहिए कि यार हमारा बच्चा नीचे गिर गया तो वो मर जाएगा वगैरह वगैरह, बट दे स्टिल ट्राई टू पुश देयर किड्स, देयर बेबी बर्ड्स टू आउट फ्रॉम देयर नेस्ट, ताकि वो उड़ना सीखें। तो इसी तरीके से हमारे पेरेंट्स को, और हमें भी बीइंग पेरेंट्स, और बाकी जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं या जो पेरेंट्स टू बी हैं, उनको, उनके लिए एक लेसन है कि दे नीड टू पुश आउट देयर किड्स at certain point in time, as soon as possible, as early as possible। जितनी अर्ली आप जितनी जल्दी उनको पुश आउट कर देंगे, उतनी जल्दी वो उड़ना सीख जाएंगे। तो उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में ऑफ कोर्स सीरियस हो गया, वरना सीरियस हो जाता है एजुकेशन में भी एंड बाकी चीज़ों में भी वगैरह वगैरह। और हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता होता था कि यार ये मैंने जाना किस तरफ को है। कोई कहता है कि आप आईटी में इधर चले जाएं, मेडिकल में चले जाएं, कोई हर बंदे के लिए अपना। हमारे पाकिस्तान का जो कल्चर है यहाँ पे, दूसरा प्रॉब्लम है जिसमें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ अपनी एग्जांपल से रिलेट करके, कि हमारा स्टूडेंट जो है उसको नहीं पता कि उसने क्या करना है लाइफ के अंदर। उसको नहीं पता उसने मेडिकल में जाना है, उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना है, उसने मार्केटिंग में जाना है, उसने एमबीए करना है, बीबीए करना है, उसने किसी दोस्त से सुना, घर वालों ने कह दिया किसी, और उसने आंखें बंद करके उस तरफ चल पड़ना है। दे पीपल रियली डोंट रिसर्च अबाउट कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी स्किल्स किस चीज़ में बहुत अच्छी हैं। हो सकता है किसी की मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छी हो, किसी की डिबेट करने में बहुत ज़्यादा। तो अगर आप डिबेट करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो हो सकता है कि लॉ इज़ वन ऑफ द फील्ड जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। किसी की मेमोरी बहुत शार्प हो सकता है किसी का। तो हर बंदे के लिए जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के दौर में बूम में है तो आपने आईटी डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। सो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम दैट नॉर्मली पीपल टेंड्स टू फेस। तो यू नीड टू डू रिसर्च। तो मैंने भी, एवरीवन एल्स, मेरा भी कोई रिसर्च बेस नहीं था। तो आई जस्ट हर्ड फ्रॉम माई कजन्स जो कि लाहौर में ऑलरेडी डिफरेंट सॉर्ट डेवलपमेंट कंपनीज रन कर रहे थे या डेवलपमेंट में थे, कि उनसे मैंने सुना कि जी आईटी इज समथिंग दैट इज गोना स्टे फॉर मच लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड।
बाकी सारी डोमेन्स, बाकी सारी फील्ड्स इमर्ज हो जाएंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इवेंचुअली। तो आई जस्ट हर्ड दैट, और मैंने सोचा यार मैंने भी डेवलपर बनना है, और मैंने कंप्यूटर साइंस का रास्ता चुन लिया। लेकिन फॉर एवरीवन एल्स आई हाईली encouraged to kind of do your best research, evaluate your skills and connect with your skills के पे आप best perform कर सकते हैं। Don't blindly go with कि अबू बकर ने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लिया तो मैंने भी करनी है, like that, सही है। So that's another thing। एग्जैक्टली। and फिर पीपल सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये तो आप कोड देंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोडिंग के अलावा भी काफी चीजें हैं। एब्सोल्युटली, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीन चार वर्ड्स हम यूज करते हैं यूनिवर्सिटीज में, डिसिप्लिन भी अलग अलग होते हैं इनके। तो इनके कोर्सेज में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक कोडर ही बनेंगे, एक डेवलपर ही बनेंगे। देयर आर प्लेंटी ऑफ फील्ड्स। अगर हम इन्वोजोन की ही बात करें तो इन्वोजोन में इस वक्त कोई 80-90 के करीब डेजिग्नेशंस हैं। मैं वैकेंसीज ओपनिंग की बात नहीं कर रहा, डेजिग्नेशन की बात कर रहा हूँ। और उस 80-90 डेजिग्नेशन में से हो सकता है कि सिर्फ 10-12 डेजिग्नेशन ही कंप्यूटर ये कोडर और डेवलपर्स की हों। बाकी की जो है वो 70-80 डेजिग्नेशन जो हैं वो नॉन टेक, नॉन डेवलपमेंट स्टाफ की हैं। सो फॉर एग्जांपल फाइनेंस एक्सपर्ट, एचआर एक्सपर्ट्स, ठीक है, एचआर में आगे 3-4 डोमेन्स आ जाती हैं, रिक्रूटमेंट, ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। ठीक है, फिर बिजनेस डेवलपमेंट में आ जाता है। बिजनेस डेवलपमेंट में लीड जनरेशन, लीड नर्चरिंग, लीड क्लोजिंग, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। फिर आप मार्केटिंग में आ जाएं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लाइक प्लेंटी ऑफ फील्ड्स देयर आर, प्लेंटी ऑफ डेजिग्नेशंस देयर आर। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम जब जो है वो अपना करियर सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा रैंडम जाते हैं, इस पे हमें रिसर्च करनी चाहिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमें मैं जब फिर लाहौर आ गया, यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर दिया, यूनिवर्सिटी के दौरान ही जॉब वगैरह भी स्टार्ट कर दी। अच्छा, हम सबका एक ड्रीम होता है, एक ख्वाब होता है कि यूनिवर्सिटी से निकलते ही हमने एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना। दिस इज देयर इज अ थर्ड लेसन फ्रॉम माय लाइफ दैट आई नॉर्मली पोर्ट्रे। जब हमें लगता है कि हम जो है वो यूनिवर्सिटी से निकलेंगे और जाते ही हम अपना एक वेंचर स्टार्ट करेंगे, और हम भी एक बिजनेसमैन बन जाएंगे, अंबानी बन जाएंगे या सलीम गौरी बन जाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब लेकिन या फिर खान अजीज बन जाएंगे। हाँ जी, एलन मस्क बन जाएंगे, या बिल गेट्स बन जाएंगे मे बी, या जेफ बेजोस बन जाएंगे। तो एवरीवन Yeah. should have a kind of benchmark, must have a benchmark actually, कि आपने किसको फॉलो करना है। और दिस benchmark can be combination of multiple people. For me it was not one person, it was combination of 3-4 लोग, और हर बंदे का एक बेस्ट जो है मुझे लगता था कि ये तो अन बेंचमार्क के बगैर आप कभी भी नहीं कर सकते। आप घर से निकल आए और आपको पता ही ना हो कि आपने जाना कहाँ है और पहुंचना कहाँ है, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट रीच देयर। तो अगर आपको पता है कि आपने इस्लामाबाद पहुंचना है तो फिर आप सही रास्ता पिक करेंगे, सही रोड मैप पिक करेंगे। तो अगेन, जब आप जो है वो यूनिवर्सिटी से निकल रहे होते हैं तो आपके माइंड में होता है कि यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल बने, साथ बिस्मिल्लाह, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक्चुअली विदाउट एनी और ग्राउंड और बैकग्राउंड एक्सपीरियंस और प्रायर एक्सपीरियंस आप कोई भी चीज़ सही से नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इवन अगर आप साइकिल भी आपने नहीं चलाई कभी और आप साइकिल चलाना शुरू कर दें, आपने तैरना सीखा नहीं कभी, और आप अचानक से समंदर में छलांग लगा लें, तो आप मरने वाला काम ही कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली। तो सो यू नीड टू हैव अ प्रायर सॉलिड एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग जो कि आप करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, रास्ता मैंने खुद भी चुना, यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद या यूनिवर्सिटी के दौरान ही आप कम से कम किसी भी कंपनी में उसी जॉब रोल में चले जाएं जो कि जॉब रोल आपको समझ आता है, और उस कंपनी के प्रोसेसेस को, फ्लोज को, डिपार्टमेंट्स को, और प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को, उनके रेजोल्यूशंस को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें। तो 2010 में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी, 2014 तक मैंने 4 साल फ्रेंड्स और हाउसेज में जॉब की, एंड कनेक्शंस डेवलप किए, रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए। नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क किया लोगों से, एंड ताकि इन सॉफ्टवेयर कंपनीज में किस तरह प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्लाइंट्स किस तरह आते हैं, वो उसको डिलीवर कैसे करते हैं, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, प्राइसिंग बिलिंग कैसे होती है, और ये पेमेंट्स कैसे लेते हैं वगैरह वगैरह, और सारे का सारा एंड टू एंड फ्लो अंडरस्टैंड किया। अगर मैं जॉब नहीं करता और मैं अपना स्टार्ट कर देता तो डेफिनेटली मैं लॉस फील करता बहुत ज़्यादा, और मैं कभी इससे पूछता, कभी उससे पूछता, कभी, और बहुत ज़्यादा डैमेज भी ऑफ कोर्स फेस करना पड़ता मुझे। मैं किसी ऐसे क्लाइंट के हाथ चढ़ जाता जो मेरे साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, और बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम भी बन सकती थी वगैरह वगैरह। तो दैट इज़ वाई द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग लेसन फ्रॉम माई लाइफ इज कि यू शुड गो इन टू अ जॉब। पैसे भी कमाएं आप वहाँ से, फंड्स भी रेज हो जाएंगे, मतलब जॉब करें तो सैलरी मिलेगी, राइट।
तो पैसे भी कमाएंगे, एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, नेटवर्क भी हो जाएगा आपका, लोगों से कनेक्शन भी बन जाए आपके, जो बाद में आपके काम आएंगे, ठीक है, आपके कॉलीग्स के साथ ऑफ कोर्स। और आप फिर आफ्टर सम इयर्स ऑफ हैविंग अ जॉब आप अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2014 में मैंने अपना पहला वेंचर स्टार्ट किया, जो कि 6 महीने चला। मैंने एक दोस्त को पार्टनर बना लिया। अब यहाँ पे मेरी लाइफ का चौथा लेसन है, जो कि नॉर्मली मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो पाकिस्तान में पार्टनर काम नहीं करती हैं। डोंट रिलाई ऑन द पार्टनरशिप्स, दैट्स वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी किसी की चल भी जाती है, मैं पार्टनरशिप्स को गलत नहीं कहता, चल भी जाती है, लेकिन आई हैव सीन अपनी आंखों से, आप लोगों ने भी देखा होगा, भाइयों की पार्टनरशिप्स भी फेल जाती हैं। दो भाई थे, सगे भाई थे, दो कजन थे, बहुत दो बचपन के दोस्त थे, और उन्होंने स्टार्ट किया 6-8 महीने में, दे फेल्ड माइजरेबली, और अब वो दोस्त नहीं रहे, भाई नहीं रहे, वगैरह वगैरह। सही है, और हम कहते हैं यार ये भाई था, इसने धोखा दे दिया वगैरह। तो एक्चुअली हम जब भी कोई पार्टनरशिप करते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते, राइट एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते हैं, हम ओवर एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। जो काम करना होता है, जिसने, वो कहता है यार अपना ही बंदा है ना, नहीं भी करूंगा तो खैर है ये। और जिसने आपको रखा होता है वो कहता है यार ये अपना बंदा है, ये ज्यादा मेहनत करेगा, और आप कह रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि मैं कम मेहनत करूंगा तो भी चल जाएगा क्योंकि अपनी ही कंपनी है। तो ये एक्सपेक्टेशन का मिसमैच फिर आपको फेलियर की तरफ ले जाता है। तो डोंट रिलाई ऑन पार्टनरशिप्स। एंड सेकेंड थिंग इज, 6 महीने में मैं आई आई इनकाउंटर्ड अ फेलियर, एंड हमने वो पूरे का पूरा सेटअप हमें स्क्रैप करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा, बिकॉज हमारी पार्टनरशिप वर्क नहीं चली। एंड दिस इज द फिफ्थ लेसन ऑफ माई लाइफ के फेलियर इज पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो यू डोंट हैव टू वरी कि यार आप फेल हो गए हैं तो आप गिव अप कर देंगे एंड आप छोड़ देंगे चीज़ें वगैरह वगैरह। फेलियर, और जो पहला पहला फेलियर होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप उसको अपने दिल पे ले लेते हैं, और आपके दोस्त अहबाब, आपके रिलेटिव सारे आपको इतना टॉन्ट करते हैं, ताने मारते हैं आपको, कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर जाते हैं। सो द फिफ्थ लेसन फ्रॉम हियर इज, फेलियर इज जस्ट एन एक्सपीरियंस। तो आप फेल हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है आप। तो आफ्टर फेलियर आई वेंट टू द जॉब मार्केट अगेन, एक और कंपनी में जॉब कर ली, 2 साल वहाँ की, फिर एक और कंपनी में चला गया, और फिर वहाँ पे से 2017 में मैंने दूसरा वेंचर स्टार्ट किया अगेन, सेकेंड, चलो ट्राई। इस टाइम मैंने 2 पार्टनर ला लिए। मैंने कहा पिछली दफा हो सकता है कि एक पार्टनर की वजह से प्रॉब्लम आया, इस दफा 2 पार्टनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगेन दिस वेंचर, ये भी कुछ 6-8 महीने में रैप अप हो गया, फेलियर का शिकार हो गया, बिकॉज यहाँ पे भी उसी तरह का चैलेंज आया कि मुझे बहुत ज्यादा अपना टाइम अपने बिजनेस पे लगाने की बजाय अपने पार्टनर्स पे स्पेंड करना पड़ रहा होता था, उनको मनाना पड़ रहा होता था, उनको कन्विंस करना पड़ रहा होता था, उनको अलाइन करना पड़ रहा होता था कि यार ये डिसीजन, ये चीज, इस डायरेक्शन में हमने क्यों जाना है और कैसे जाना है, वगैरह वगैरह। ये हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान अजीज, और वो अपनी अमेजिंग स्टोरी, वो उनकी अमेजिंग जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे थे, जिससे मैं तो मुझे तो लग रहा था कि जैसे अभी वो मुझे ही बता रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो यूथ है, उनको भी काफी कुछ लर्न करने का मौका मिल रहा होगा। अच्छा सर, आप भी स्टार्टअप, और आप मतलब आपने बड़ी यंग एज में स्टार्टअप शुरू किया और आप सक्सेसफुल भी हो गए, तो आपको इन वो जोन्स के अंदर अभी तक क्या क्या मुश्किलात फेस करने का मौका मिली है? क्या आपको ये फेस मिली है ऑन द गवर्नमेंट लेवल या ऑन द पीपल लेवल? ऑलराइट, अब वो अगर गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेके, पाकिस्तान की बात कर लें, तो किसी किस्म का कोई किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ऐसे नहीं करना पड़ता। स्टार्टअप की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात नहीं कर रहा। तो स्टार्टअप्स को किसी किस्म की किसी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ता। सही है, इट्स वेरी इजी टू डू अ बिजनेस इन पाकिस्तान। आईटी इंडस्ट्री में अगर हम रहते हुए बात करें तो कुछ हर लेवल पे गवर्नमेंट एक दिन में आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो जाता है। ठीक है, एक दिन में आप अपनी टैक्सेशन के मैटर्स क्लियर कर लेते हैं, और हार्डली कोई जो है ना, वो आपको 1 वीक लगेगा अप एंड रनिंग आने में फॉर एवरीथिंग, बैंक अकाउंट खुलवाने, ठीक है, अपना इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स जैसे वाइज है या पेनियर है, उनको सेटअप करने में विद इन 1 वीक आप हर काम कर लेते हैं, कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। ठीक है, अनलेस कि आप अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटीज के अंदर पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर किसी किस्म का कोई चैलेंज नहीं आता। और एट द सेम टाइम बहुत सारे हैं जो आपको हेल्प आउट कर देते हैं, और किक स्टार्टर्स भी हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर देते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने जैसे अपने अपने से अपनी एग्जांपल से मैं आपको बता सकता हूँ कि कंपनी बनाने का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि आप जाके एक बिल्डिंग लेनी है, फर्नीचर ला के रखना है,
कंप्यूटर बाय करके ला के रखने हैं, तो देर देर आर लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स जो कि किसी भी बंदे के ब्रेन में होता है कि यार ये सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, यू सिंपली कैन गो टू अ कोवर्किंग स्पेस और उनसे आप प्राइवेट स्पेस ले सकते हैं, और आपको सिर्फ मंथली एक कुछ अमाउंट पे करनी होती है, और आपको कुछ परचेज नहीं करना होता। आपको रेडी फॉर्म में एक एक ऑफिस मिल जाता है, या एक स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज हायर करके, रिसोर्सेज हायर करके बिठा सकते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, यू डोंट रियली नीड एन ऑफिस इस जमाने में, इस दौर में जब रिमोट वर्क इज ऑन द टॉप प्रायोरिटी। फर्स्ट क्लास जो है ना वो, हाँ जी, अब प्रायोरिटी जो है वो इस वक्त रिमोट वर्क की है। एंड आपको डेवलपर्स को जरूरी नहीं है कि आपको, अगर फैसलाबाद में आप बैठे हैं तो आपको फैसलाबाद में डेवलपर चाहिए, ठीक है। यू कैन हायर एनी वन फ्रॉम इस्लामाबाद, लाहौर, इवन दिल्ली और मुंबई, और ठीक है, जहाँ से भी, इवन इंडिया से भी आप हायर कर सकते हैं, नॉट अ चैलेंज। तो टैलेंट हायरिंग इज नॉट अ चैलेंज एट ऑल एनी मोर, अगर आप रिमोट की साइंस को समझ जाएं, बिकॉज रिमोटली काम करवाना एंड फिजिकली काम करवाना थोड़ा सा माइंडसेट का डिफरेंस है, बट यू कैन डेफिनेटली गेट दैट टू द सिचुएशन। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें, टू इनकरेज ऑल दोज एंटरप्रेन्योर्स हु आर थिंकिंग और प्लानिंग टू हैव देयर ओन वेंचर समडे, दे रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट गवर्नमेंट लेवल इश्यूज। आपने सिंपली 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 सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवानी है, विच इज़ वेरी इजी, वेरी लेस कॉस्टली। कोई 2 4 5 हज़ार में, 10 हज़ार में मैक्सिमम हो जाती है। एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करानी है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर किसी टैक्स कंसल्टेंट से आप करवाएंगे तो 1,000 रुपये लग जाएंगे मैक्सिमम, 2 3 हज़ार लग जाएंगे, आई डोंट नो, ठीक है। तो उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यही 3 मेजर लवाजमत चाहिए होती हैं, कॉर्पोरेशन, एफबीआर का यानी टैक्स नंबर, और बैंक अकाउंट। और चौथी चीज़ आपको चाहिए होती है पेनीयर या वाइज वगैरह के इंटरनेशनल अकाउंट, जहाँ पे आप रखते हैं, ठीक है। और ऑफिस आपको नहीं चाहिए, सिंपली कोवर्किंग स्पेस में चले जाएं अगर आपको सूट फिजिकल स्पेस चाहिए, अदरवाइज रिमोट वर्क पे चले जाएं। उसके अलावा कुछ टूल्स आपको जरूर चाहिए होते हैं, जैसे स्लैक इज वन ऑफ द पॉपुलर टूल, टीम कोलैबोरेशन करने के लिए। आप स्लैक नहीं करते टीम्स में साइट पे चले जाएं, लेकिन यू नीड टू हैव एटलीस्ट वन कम्युनिकेशन टूल। आइडियल इज टू हैव स्लैक, अगर उसका फ्री अल्टरनेटिव चाहिए तो डिस्कॉर्ड पे चले जाएं, डिस्कॉर्ड इज ऑल्सो Yeah. अवेलेबल फ्रीली, या एमएस टीम्स ऑल्सो अवेलेबल फ्रीली। स्लैक का एक टीयर फ्रीली अवेलेबल है। आप ईमेल्स आपको बनानी होती हैं, वो भी आपको बड़े लो कॉस्ट में जीमेल से मिल जाती हैं। तो जीमेल पे आप अपनी डोमेन रजिस्टर करके तो बना सकते हैं। वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट बनाने के लिए अब आपको वो डिजाइनर और Yeah. डेवलपर वो सब नहीं चाहिए, अब तो नो कोड का दौर है। तो bubble.io या builder.io पे जाएं या wix.com पे जाएं, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट विद इन फ्यू क्लिक्स बना सकते हैं। बल्कि अगर आप आज के दौर में बात करें तो आपको चैट जीपीटी से कंटेंट भी मिल जाएगा सारे का सारा, कि आपने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट क्या डालना है। डाली पे जाएंगे तो डाली पे जाके आपको अपनी सारे के सारे इन्फोग्राफिक्स, इमेजेस और पिक्चर्स वगैरह भी मिल जाएंगी जो आपने डालनी है। वीडियो की अगर हम बात कर लें, Genmo.ai से आप वीडियो जनरेट कर सकते हो। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, आपको यार बंदे हायर करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एंड यू कैन वेयर मल्टीपल हैट्स एट अ टाइम, यू कैन बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच विद इन अ वीक। और आपका एक वीक के अंदर वेबसाइट से लेके ए टू जी सारे का सारा बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा। बट ओनली वन थिंग दैट you cannot do within a week, and that's how to generate the business, how to generate the sales. That's the only challenge. अच्छा, अब इन्वोजोन की जर्नी की बात कर लें, तो जब इन्वोजोन हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त सबसे बड़ा हमें जो चैलेंज रहता था वो टैलेंट अवेलेबिलिटी का था, बिकॉज वी वर नॉट वर्किंग रिमोटली, वी वर वर्किंग विद इन विद फिजिकल प्रेमिसेस। और इसके अलावा हम वर्क कर रहे होते थे रिमोटली। आई वाज इन मलेशिया, और हमारे एक ही ऑफिस है लाहौर में। फिर हमें फैसलाबाद में ऑफिस बनाना पड़ा, बिकॉज हमें पता चला कि फैसलाबाद में काफ़ी अच्छा टैलेंट मौजूद है। फिर हमने फैसलाबाद में ऑफिस बना लिया, फिर हम इस्लामाबाद में चले गए, फिर कराची में चले गए, फिर मलेशिया में भी ऑफिस बना लिया हमने, यूके में फिर सेटअप कर लिया, यूएस एंड कनाडा में हमारे ऑलरेडी ऑफिस थे। तो इस तरह हमने ग्लोबली एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो ग्लोबल एक्सपेंशन इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम जो कि हमारे इंटरप्रेन्योर्स के माइंड में होता है, कि ग्लोबली एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ग्लोबली एक्सपैंड करने के बाद रियलाइज़ किया कि ये इतना ज़रूरी नहीं होता है। सही है। तो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, यार यूएस में अगर हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करा लें, तो मैं फिर पूछता हूँ ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड। क्वेश्चन ही मुझे ये बता दें कि आपने यूएस में कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद उसका करना क्या है, ठीक है। क्या आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो कहता है कि मैं आपके साथ तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा जब आप यूएस में इनकॉर्पोरेटेड होंगे। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो कि हर एंटरप्रेन्योर के माइंड में या तो ब्लॉकर्स के तौर पे होते हैं, या उसको समझ नहीं आ रही होती कि हम इनका क्या करें। Yeah.
अच्छा, अगर आपने जैसे कि बात की कि आप टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स में हैं, और टेक्नोलॉजी आजकल के दौर में तो बड़ी तेजी से चेंज हो रही है ना। और अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, एआई की बात करें, तो कुछ महीने पहले जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर था, बिजनेस का स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल चैट जीपीटी और एआई के आने के बाद कुछ ही मंथ्स के अंदर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। काफी सारी जॉब्स चली गई। तो एज ए स्टार्टअप फाउंडर और एज ए सीईओ ऑफ अ कंपनी, आप इस तरह से स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाते हैं जिसमें आपकी कंपनी रेलिवेंट रहे और मुसलसल इवॉल्व करती वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यू ऑलवेज हैव टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आपने अपने से आगे निकलने देना कभी भी। अगर आप टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से ग्रो कर रही है, उससे ज़्यादा स्पीड से आपने अडॉप्टिव होना है। ठीक है, अडॉप्टिव होना है, अफ्रेड नहीं होना, अडॉप्टिव होना है। तो अभी एआई की बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है, हाइप है, लोग कहते हैं यार एआई शायद टेक ओवर कर लेगी जॉब्स को। मैं कहता हूँ एआई इज़ देयर टू असिस्ट, नॉट टू टेक ओवर। एआई हमारी हेल्पिंग हैंड के तौर पे मौजूद है यहाँ पे, ना कि हमें टेक ओवर करने या हमें रिप्लेस करने। हमें रिप्लेस नहीं, इंसान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, दैट्स माई बिलीव। ठीक है, रोबोट्स किसी हद तक आपकी जॉब को ईजी कर सकते हैं। सो हमारी जॉब इवॉल्व हो जाएगी। पहले हम खुद काम किया करते थे, अब हम कमांड दिया करेंगे। अब रियल नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि हमें ऐसी जॉब नजर आना शुरू हो जाएंगी। प्रॉम्प्टिंग इज अ लैंग्वेज नाउ। ठीक है, एक जमाने है। में प्रॉम्प्ट जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग इज अ लैंग्वेज। तो हम प्रॉम्प्टर्स का की जॉब देखना शुरू कर देंगे, जिनको एआई को ड्राइव करना आता है, चैट जीपीटी से रिक्वायर्ड रिजल्ट्स निकलवाने आते हैं। देखिए, आप और मैं एक ही साथ बैठ जाएं और चैट जीपीटी पे जाके हमने कुछ एक ही जॉब कर निकलवानी है चैट जीपीटी से। आप अपनी फ्रेज लिखें, मैं अपनी फ्रेज लिखूंगा, हो सकता है कि हमारे दोनों के रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क हो। ठीक है, बिकॉज जो हमने प्रॉम्प्ट या हमने जो कमांड दिया है एआई को, वो कंप्लीटली डिफरेंट था। ठीक है, मैंने जो कमांड मुझे कमांड देनी आती है फॉर एग्जांपल, और आपको नहीं आती, अपोजिट कर लेते हैं, आपको आती है मुझे नहीं आती है, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स बड़े आराम से प्रोड्यूस कर लेंगे और मैं अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और सिमिलरली अब मैं सीईओ जीपीटी पे काम कर रहा हूँ, जो इसका मतलब यह है कि मैं सीईओज को जीपीटी से रिप्लेस करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनोज हम सीईओ जीपीटी के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो हम सीईओज को फुली नहीं रिप्लेस कर सकते, वी कंप्लीटली गेट दैट। तो हम सीईओज के रिपीटेटिव टास्क जरूर रिप्लेस कर सकते हैं विद एन एआई बॉट। ठीक है, जो कि सीईओ की जगह पे ईमेल्स का रिप्लाई किया करेगा, उसके व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई किया करेगा, उसके स्लैक मैसेजेस का, स्काइप मैसेजेस का रिप्लाई किया करेगा, और सीईओ को बताता भी रहेगा कि जी मैं ये रिप्लाई कर रहा हूँ, या मैंने ये अभी तक ये कन्वर्सेशन आपके बिहाफ पे लोगों से की हैं। तो 500 कन्वर्सेशन ऐसी होती हैं जो कि क्रिएटिविटी नहीं मांगती, डिसीजन मेकिंग वाला माइंड नहीं मांगती सीईओ का। तो उसमें आप एआई बॉट को बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमारी जॉब इवॉल्व हो रही है। जॉब इवॉल्व कैसे हो रही है? पहले हम वो काम खुद कर रहे थे, अब हमें कमांड देना आना चाहिए। और जो राइट। चीज़ हम पहले महीने में करते थे, वो हम एक दिन में कर लेते हैं, या घंटे में हो सकता है कर लें विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, तो मैं सी जीपीटी डेवलपर की बात कर रहा था, तो मैं सीईओ जीपीटी का बहुत सारा कोड मैंने चैट जीपीटी से ही जनरेट करवाया है। हाउ एन अमेजिंग जॉब, मतलब रादर देन डेवलप पुटिंग अप 5 बंदों की टीम और उनको पैसे मैं पे करूं डेवलपर्स को और मैं उनसे काम करवाऊं, मैंने सीईओ जीपीटी पे जाके कमांड जनरेट करना, कमांड से कोड जनरेट करना सीख लिया, मुझे समझ आ गया। सीईओ जीपीटी का 50-60% कोड जो मैंने अभी तक डेवलप किया, उसमें से 50-60% कोड मैंने चैट जीपीटी से प्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, सो एआई से अफ्रेड नहीं होना है, हमें एआई को ड्राइव करना आना चाहिए। ठीक है, तो इंसान को अल्लाह मियां ने ना अशरफुल मखलूकात का वर्ड दिया है। ठीक है, ऐसे ही नहीं दे दिया। ठीक है, हम हाथी हाथी कितना बड़ा जानवर है? ठीक है, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कितने बड़े जानवर को हम ड्राइव कर सकते हैं? और शेर को भी हमने पिंजरों में बंद किया हुआ है, टाइगर को भी हमने पाला हुआ है। बहुत सारे लोगों पे हम देखते हैं वीडियोस में, अरबियों का तो ये शौक है ना कि टाइगर पाल लिया, चीता पाल लिया, वगैरह वगैरह। तो अगर हम इतने खूंखार जानवर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो चैट जीपीटी या एआई हमने ही क्रिएट किया, तो ये कोई ऐसी बीस्ट नहीं है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कंट्रोल कैसे करना है। अगर हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हम इसको बहुत प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, ये वाइल्ड तो है थोड़ा सा। अगर आप एटम बम किसी मिलिटेंट एलिमेंट के हाथ में दे दें, तो ऑफ कोर्स उससे कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरीके से चैट जीपीटी अगर किसी गलत बंदे के हाथ में लग जाए, आप जाके चैट जीपीटी पे लिखें एटम बम का फॉर्मूला, और वो सारे का सारा आपको निकाल के दे दे, और जाके कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, नो यू आर अ या जेंटलमैन, लेकिन मे बी समडे। तो या आप क्या कहते हैं कि आप जो है वो बंदर के हाथ में मस्त माचिस वाला सिनेरियो भी हो सकता है कहीं ना कहीं। बट इट्स नॉट टू अफ्रेड कि आप बंद कर दें। इंटरनेट पे भी तो जाए ना, देखें कितना कितना मेस भी है इंटरनेट पे मौजूद।
ठीक है, रिलीजन के लेवल पे, सेक्सुअलिटी के लेवल पे, हर तरह का गंद मौजूद है, लेकिन आप वहां से अपने काम की चीज़ें निकालते हैं, ठीक है, जो आपके नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन जो है ना वो निकालते हैं। तो सिमिलरली एआई का इस्तेमाल भी हमें अपने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को देखते हुए करना चाहिए, और नेगेटिव पर्सपेक्टिव को फिलहाल के लिए हमें बैक बर्नर पे डाल देना चाहिए। Exactly, exactly. Thank you so much, Furkan, for giving us some amazing insights about InfoZone and about your कहानी। हमने काफ़ी कुछ लर्न किया। अच्छा, अभी हम अपने शो के इख्तिताम की तरफ बढ़ें, तो मीन टाइम हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी आ रहा था कि some people really want to ask some questions from you. So anyone who wants to ask question can unmute himself or herself. Yeah, I would like to ask a question. So I have a couple of questions. I will like quickly sum up. The first question is about, as I observe, like when we talk about the development workforce in Pakistan, the demand of the buyer is too much, but the suppliers are very limited with respect to the quality of our developers. So how you can figure out the solution of this problem? Like it's a very important factor we are facing in Pakistan right now. The quality development workforce. अच्छा, ये जुबैर, ये जो चैलेंज है सप्लाई और डिमांड का, जो इम्बैलेंस है, ये बना रहेगा हमेशा। और इसका एक ही हल है कि आप न्यू जनरेशन जो यूनिवर्सिटियों से स्टूडेंट्स निकल कर आ रहे हैं उनको इंडस्ट्री रेडी करना शुरू कर दें, या यूनिवर्सिटी करना शुरू कर दें जिसकी उम्मीद नहीं है। और दूसरे नंबर पे थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट्स आ जाएं जो कि यूनिवर्सिटी से निकलने वाले स्टूडेंट्स को ट्रेन करें। इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और वो इंडस्ट्री रेडी करें। तो ये दूसरा सोल्यूशन है। इंडस्ट्री यूनिवर्सिटियों से तो उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं हम कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर एक करिकुलम इन्फोर्स कर दिया गया है एचईसी की तरफ से, और एचईसी में जो लोग मुझे लगता है बैठे हुए हैं, दे रियली डोंट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ आईटी इंडस्ट्री। तो उनसे तो हम कुछ उम्मीद नहीं रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की अपनी मजबूरियाँ, एचईसी की अपनी मजबूरियाँ हैं, और वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। रिसेंटली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे एक दूसरी चीज, तीसरी चीज इन्वॉल्व हो जाती है, ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास आ गए हैं। यूडेमी आ गया है, ठीक है, यूट्यूब पे तो बहुत भरा हुआ है कंटेंट, जितना मर्जी आप ले लें। कोर्सेरा है, एडेक्स है, ठीक है, यूडेसिटी है। ये सारे फ्री आपको एमआईटी लेवल के, स्टैनफोर्ड लेवल के कोर्सेज आपको फ्रीली अवेलेबल कर देते हैं। तो सेल्फ ड्रिवन ट्रेनिंग और लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तीसरे नंबर के ऊपर। और चौथा है ऑन जॉब लर्निंग, जो आप बहुत सारी कंपनीज इन्वोजन के समेत इंटर्नीज को और ट्रेनीज को ऑनबोर्ड करती हैं, और अनपेड पेड दोनों तरह के ट्रेनीज इंटर्नीज ऑनबोर्ड होते हैं, और ऑन जॉब उनकी ट्रेनिंग लर्निंग होती है। तो दैट्स द नॉर्मल पैटर्न। अच्छा, अब ये इम्बैलेंस तो बरकरार रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। जिस दिन ये इम्बैलेंस खत्म हो जाएगा, डेवलपर ज़्यादा हो जाएंगे और डिमांड कम हो जाएगी, उसका मतलब ये है कि ये डोमेन, ये इंडस्ट्री भी खत्म हो गई है। मतलब अब आपके पास जब एक गैप बरकरार रहता है तो ही नया टैलेंट ऑफ कोर्स ऑन बोर्ड हो सकता है ना। गैप ही खत्म हो गया, पहले ही लोग मौजूद हैं जो इंडस्ट्री में, वो इतने ज्यादा भर गए हैं, तो मौका नहीं बढ़। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात कर लें, तो वो इतनी यूनिवर्सिटी ने टेलीकॉम इंजीनियर भर दिए बनाकर कि उतनी टेलीकॉम कंपनियां ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो वो सारे के सारे जॉबलेस हो गए, उनको अपना कैरियर चेंज करना पड़ा। एंड आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि अब कोड आपने लिखना नहीं है, जनरेट कराना है। तो इवन अ डेवलपर, जो चीज़ आप पहले एक डेवलपर से महीने में कराते थे, वो अब 1 घंटे में हो जाया करेगी। मे बी 1 दिन में हो जाए, अगर मैं 1 घंटा थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेट कर लूँ। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं खुद बैठ के चैट जीपीटी से कोड जनरेट करता हूँ, और 70-80% तक वो कोड रीयूजेबल होता है, और मैं उसको बैठ के रिफाइन करता हूँ। जो चीज़ मैंने 1 हफ्ते में करनी होती थी, वो मैं अब 2 घंटे में कर लेता हूँ। तो दैट्स द सोल्यूशन ऑफ दैट दिस गैप, कि आप रादर देन कोड करने के, कोड जनरेट करना शुरू कर दें। ग्रेट। जी। इसी चीज से मैं कनेक्ट करूंगा, लाइक इसके वेरी फॉरवर्ड, जैसे आपने अभी रिसेंटली शेयर किया कि एआई के अंदर डेफिनेटली उसके प्रॉन्स भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो आजकल एक बड़ा बूमिंग वर्ड चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, एआई पॉलिसी मेकिंग एंड रेगुलेशंस। तो लाइक मतलब कि ये किस तरह की एआई पॉलिसी मेकिंग को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और उसका क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लाइक अगर हम एआई अडोप्शन की बात करते हैं। एआई पॉलिसी मेकिंग, अब देखें, किसी भी चीज़ को आप बिना बाउंड्रीज के और लेजिस्लेशन के छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कोड जनरेशन फ्रॉम चैट जीपीटी से, ठीक है। तो जो भी कोड जनरेट मैं कर रहा हूँ चैट जीपीटी से,
वो सारे का सारा कोड मेरे पास तो आ रहा है, एट द सेम टाइम चैट जीपीटी के डेटाबेस में भी जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोड प्राइवेट नहीं है, पब्लिकली अवेलेबल होगा। बात समझ रहे हैं? सो कोई भी अगर चैट जीपीटी से आप कोई भी चीज़ जनरेट कर रहे हैं या कुछ भी आप उसको डेटा प्रोवाइड करके कुछ उसे जनरेट करा रहे हैं, दैट इज एवरीथिंग इज पब्लिकली अवेलेबल। अगर आपने फॉर एग्जांपल जुबैर ने जाके चैट जीपीटी से कुछ जनरेट करवाया, फॉर एग्जांपल अपनी असाइनमेंट, एंड वो डेटा चैट जीपीटी के डेटाबेस में जा रहा है जो भी आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी वो चीज़ प्राइवेट नहीं रह गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं हो आपकी, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो जो आपने खुद लिख बैठ के कोड लिखा है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। दैट्स वन ऑफ द वेरी क्विक एग्जांपल जो मेरे माइंड में इस वक्त। आप इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्रक ड्राइवर के हाथ Formula 1 कार का इंजन दे दें और वो ट्रक में इंस्टॉल कर ले, ठीक है, और वो ट्रक बहुत बड़ी चीज़ है और इतनी स्पीड के साथ वो उसको ट्रक को चलाना शुरू कर दे, तो एक्सीडेंट ही करेगा ना, क्योंकि ब्रेक तो है नहीं उसकी कंपेटिबल विद दैट इन सॉर्ट ऑफ इंजन। तो आप एआई इंजन को अगर किसी ऐसी जगह पे प्लग इन कर दें जहाँ पे एआई इंजन को कंट्रोल करने की एक और एग्जाम्पल माइंड में आ गई है स्टूडेंट्स की। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को आप जो है ना असाइनमेंट दें, वो जाके चैट जीपीटी से इंस्टॉल बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो उनको सिखाना है वो आप सिखा नहीं पाए। ठीक है, आप अक्सर ऐसा होता है हमारे पास इंटरनेट में इंटरव्यूज में लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो मैं गूगल से देख के कर लूंगा। तो फिर हम गूगल को हायर कर लेते हैं। हम आपको क्यों हायर करें? वी आर हायरिंग यू बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, योर विजडम, योर एक्सपीरियंसेस, योर क्रिएटिविटी वगैरह वगैरह, जो कि एआई के पास नहीं है। ठीक है, वगैरह। Anyways, legislation is important because you don't want AI to be misused, mishandled by the people, anti human या anti community और whatever। ठीक है, अब आप जाके चैट जीपीटी को एंटी इस्लाम पे ट्रेन कर दें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एंटी इस्लाम कंटेंट पे ट्रेन कर दें, और इसी तरीके से एक दूसरा बच्चा जाता है और वो इस्लाम के बारे में कुछ रिसर्च करता है, या हु इज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर एग्जांपल, चैट जीपीटी से ये पूछ लेता है, तो क्या होगा? चैट जीपीटी उसको, हो सकता है कि आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नेम दैट, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेक्ट्स बने हुए हैं, फिर बरेलवी, देवबंदी, अहले, हर बंदे का अपना कॉन्सेप्ट है हर चीज़ का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नमाज जनाजा का कॉन्सेप्ट मैंने अंडरस्टैंड करना है फ्रॉम चैट जीपीटी, या मतलब जहाँ पे भी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, हमारे रिलीजन के अंदर भी, तो क्या होगा? आप क्या कर रहे हैं? उस पर्सन को मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने उसको देनी है, कौन सी नहीं देनी है, किस तरह से आपने उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज करना है, प्रोटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, ऑल द इंटरनेट पे किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप जाएंगे गूगल करेंगे, आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और हमें ये पता होता है कि वो इन्फॉर्मेशन अथेंटिक है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इन्फॉर्मेशन की अथेंटिसिटी का कोई पता नहीं है। तो इसी तरीके से एआई को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोग मिसगाइड ना हो और मिस यूज़ ना हो एआई से जनरेट होने वाला कंटेंट जो है। सही, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वेरी लास्ट क्विक क्वेश्चन जो कि मेरे नज़दीक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, लाइक पाकिस्तान में हम देखें तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर हम लाइक मार्केट को कैप्चर करते हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो एक मतलब कि पाकिस्तान की तरफ से कंट्रीब्यूशन है या एक पुश है, उसको हम मतलब कब कैप्चर करना शुरू करेंगे, और उसमें कैसे हम इन्वॉल्वमेंट अपनी अर्ली स्टेज पे कर सकते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो हमारी तब तक नहीं मुमकिन हो पाएगी जब तक हम उस मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करते जिस मार्केट के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। पाकिस्तानी मार्केट इज़ नॉट रेडी फॉर प्रोडक्ट्स एट द मोमेंट। हमारी बहुत सारी आईटी प्रोडक्ट में बहुत इन्वेस्टमेंट्स की, तो जैसे किसी हद तक हम पाकिस्तानी मेंटली तौर पे रेडी हुए हैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए। एक टाइम होता था कि हम ई कॉमर्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते थे, और आज भी होता है ऐसे। दराज से डिलीवर हुई चीज़ें हमें पता है कि वो दराज तो नहीं करता होगा 2 नंबरी, लेकिन दरमियान में डिलीवर करने वाले कुछ ना कुछ कर जाते हैं, और वो डिलीवर करते हुए आपने ड्रोन मंगवाया और वो आपको पत्थर भेज दिया आपको। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ये इसलिए कोट कर रहा हूँ कि हम टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे और हम कंफर्टेबल भी नहीं थे, लेकिन रिसेंटली हम कंफर्टेबल होना शुरू हो गए हैं। हमने एयरलिफ्ट को, सर्वाइवल को देखा है, फूड पांडा को देखा है, ठीक है, उबर क्रीम को देखा है। उबर ने अपने ऑपरेशन चूंकि लिमिटेड कर दिए हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने बहुत टाइम मार्केट में किया, हमें चला हम नहीं है। ठीक है, फिर चीते है लाहौर में, आई डोंट नो फैसलाबाद में वो है कि नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे, और जैसे मरहम है, ओला डॉग है हेल्थ केयर की साइड पे, मरहम आपको फार्मेसी डिलीवर कर देता है। इसके अलावा शौकत खानम और चुगताई लैब्स आपके घर आके आपका सैंपल ले जाते हैं। देयर आर
तो वी स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन द पाकिस्तानी मार्केट में भी डिपेंड करना हमने शुरू कर दिया। इसी तरीके से ये तो B2C की एग्जांपल थी। B2B में HRMS आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आ जाते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है, सप्लाई चेन आ जाता है, बहुत सारे सिस्टम्स आ जाते हैं जो कि हमारे। अच्छा, पाक व्हील्स और Zameen.com ऑल्सो द एग्जाम्पल्स, और OLX की भी एग्जाम्पल हमारे सामने है, द्राज की भी बात कर ली हमने। सो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हम ऑलरेडी पाकिस्तान में अडॉप्ट कर चुके हैं। तो B2B में भी हमने काफ़ी अडॉप्शन देखी है कि अब लोग पहले एक्सेल शीट्स में या बुक कीपिंग जो है ना वो पेपर पे करते थे, अब वो बेहतर टूल्स में चले गए हैं। इवन हम खुद भी अपनी घर के हिसाब किताब के लिए भी पहले ज़ुबानी कलामी हिसाब रखते होते थे, तो नाउ वी हैव मोबाइल ऐप्स जो कि आपको बड़े आराम से आपका पूरे महीने का एक्सपेंस मैनेज करने में हेल्प कर देती हैं। सो आप मार्केट अंडरस्टैंड करेंगे पहले कि यार मार्केट की नीड क्या है, डायनामिक्स क्या है। अगर पाकिस्तानी मार्केट आपने पकड़नी है, आपने दुबई की मार्केट पकड़नी है, सऊदी अरेबिया की पकड़नी है, US की पकड़नी है, तो आपको वहाँ जाके टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एट दिस मोमेंट, रिटर्न कम है। मे बी आफ्टर 5 to 10 ईयर्स मार्केट इतनी रेडी हो जाए कि ज़्यादा आपको रिटर्न आना शुरू हो जाए, लेकिन एट दिस टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, रिटर्न कम, जिस वजह से बहुत सारे वेंचर्स स्टार्टअप्स विदाउट फंडिंग आते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है। पाकिस्तानी यूज़र को, कंज्यूमर को मेंटली रेडी करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, डिस्काउंट्स दे के बहुत बहुत एफर्ट्स करनी पड़ जाती हैं। जैसे रिटर्न नहीं निकलता तो आप पाकिस्तानी मार्केट में उस तरह से थ्राइव कर नहीं पाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने गल्फ, US, कनाडा, जहाँ पे भी आपने जाके करना है तो वहाँ जाके आपको बैठना पड़ेगा, कल्चर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लोकल नीड्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी। एंड मैं पाकिस्तानियों को जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको मैं जानता हूँ जो US में गए और वहाँ पे उन्होंने US के लिए प्रोडक्ट्स बनाई और वो काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मज माइंड US में चल रही है, बड़ी पाकिस्तानी ओनर है, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर है, और वहाँ पे मज माइंड के नाम से और मज मैच के नाम से 2 प्रोडक्ट्स हैं। बड़ी मज माइंड जो है वो आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करती है अगर आप स्ट्रेस में हैं, और मज मैच जो है वो रिश्ते करवाती है, ठीक है, US के अंदर बैठ के। एग्जांपल दे रहा हूँ, तो US की मुस्लिम कम्युनिटी का एक प्रॉब्लम है कि उनको मुसलमान मैचेस नहीं मिलते, रिश्ते नहीं मिलते। मिलते तो पाकिस्तान में भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे ज़रा बड़ा चैलेंज है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उन्होंने उसको टैप किया उस मार्केट के हिसाब से और वो प्रोडक्ट हिट है। इसी तरीके से क्रीम इज ओन्ड बाय और इनिशिएटेड बाय अ पाकिस्तानी पर्सन, ठीक है, हम सब जानते हैं शायद। वो उसने दुबई की मार्केट से स्टार्ट किया, उसको अंडरस्टैंड किया, उसने आके दुबई में बैठ के, ठीक है। सो पॉइंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द टारगेट मार्केट, रहना पड़ेगा, फिर हम उसको तरीके से वहाँ लॉन्च कर सकते हैं। तो और दैट्स वन थिंग। दूसरा चैलेंज ये है कि हमारी एक्सेस इन्वेस्टर तक नहीं है और हमें इन्वेस्टर को घेरना आता भी नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जितने भी इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो ज़्यादातर हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और उनके लॉजिस्टिक्स में, मार्केटिंग में तो रखते हैं, लेकिन इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट कैसे रेज करनी है ये नहीं बताते, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट रेज करना इज अब कंप्लीट न्यू टॉपिक। मेरा तो दिल करता है यूनिवर्सिटियों से रिक्वेस्ट करूँ कि यार एक कोर्स है डाल दें, इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट कैसे लेनी है, ठीक है। ये पूरे का पूरा एक कोर्स होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर है कि आपने प्रोडक्ट बनानी है तो उससे पहले तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जिस वजह से हम क्या करते हैं, पहले सर्विसेज में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं, फिर रेज करने के बाद सोचते हैं कि आप प्रोडक्ट में जाएं क्योंकि पैसा जनरेट हो गया, और हम अपने पैसे पे खेलते हैं और अपना पैसा कितनी को देर हम स्पेंड कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट भी हमारे एंड पे थोड़ा सा वीक है। तो मार्केट अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गेट द इन्वेस्टमेंट इज 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमें लर्न करने की जरूरत है। Okay, thank you for your worthy sharings. Yeah. Thank you so much, Zubair, for asking very insightful question. अच्छा, अभी हम इंक्यूबेशन की बड़ी बात कर रहे थे, तो हमारे साथ अभी NIC से महविश भी मौजूद है। महविश, डू यू वांट टू से एनीथिंग टू प्रकाश? Thanks for giving me an opportunity to discuss or talk about this topic. I was recently just heard Mr. Furqan talking about the incubation centers and all, and raising their investments and working more on products rather than other stuff. Well, meanwhile, NICF is a platform which is now helping the startups in supporting logistically. And meanwhile, they're working on the founders, how they can build up their own businesses and making them a potential business. So the question right here then and the complaint that we are not actually addressing those issues is now being addressed.
and we are actually working on these ground. Mr. Abu Bakr is also being a part of this one, so he can even elaborate these things as well. So meanwhile, but yes, yeah, yes, Abu Bakr. Yeah, I was saying that NSC is a very good thing for me. Yes, especially. But thank you Yes. so much, Mahwish, for giving insightful thoughts. अभी लेकिन हमारे पास questions तो बहुत ज़्यादा हैं और discuss करने के लिए भी बहुत है, लेकिन हमारे show का वक्त खत्म हो गया है क्योंकि काफ़ी time हम ऊपर भी आ चुके हैं. Yes, I Thank you so much, Furqan, for coming on this podcast and coming on this show. हमें आज काफ़ी देर बाद एक अच्छा पॉडकास्ट सुनने को मिला और काफ़ी हम लोगों ने इंसाइटफुल चीज़ें सीखी आपसे, आपकी कहानी से, आपकी जर्नी से, और काफ़ी हमें मतलब इंफॉर्मेशन मिली. एआई जो है हमारे दुश्मन का हमारा गुलाम है एक्चुअली, और फ्रॉम एआई, और ये हमारी जॉब्स नहीं लेगा बल्कि न्यू जॉब्स क्रिएट करेगा. Thank you so much, guys, for listening to us, the guys who joined us through Zoom link and the people who are on the FM. Thank you so much, guys, for listening to us. Stay tuned. We will see you next week. Khuda Hafiz Allah. Allah Hafiz.